नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के बाद अब तमाम राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में अपनी ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अपनी पार्टी की तैयारियों को जोरों शोरों से करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव की वापसी अगर होती है तो करहल की विधानसभा सीट से उपचुनाव अपर्णा यादव ही लड़ेंगी। ऐसे में तमाम यहां पर सवाल निकल कर आते हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे शालिनी से। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव की पार्टी सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और ऐसे में अखिलेश यादव का भी कद बढ़ता हुआ नजर आता है, तो क्या यहाँ पर अपर्णा यादव की अगर वापसी हो जाती है तो यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव में उनको करहल की विधानसभा सीट सौंपी जा सकती है? और अगर करहल की विधानसभा सीट सौंपी जाती है और वहां से जीत दर्ज कर लेती है तो क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का रुख रहेगा? क्या नरेंद्र मोदी का रुख रहेगा? क्या अमित शाह का रुख रहेगा? क्या आगे आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छी रणनीति बनाने में कामयाब हो पाएगी या फिर उनको विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर करारी हार मिल सकती है और सपा एक बार फिर से सूबे में वापसी करती हुई नजर आ सकती है? क्या कुछ लगता है शालिनी? मनीष, देखिए, जिस प्रकार से अभी हालात देखे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में देखा गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी से पिछड़ती हुई दिखाई दी। अब लोकसभा चुनाव में उतना प्रभाव उत्तर प्रदेश की सरकार पर नहीं पड़ा, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहने वाला है तो यहाँ पर पूरी सरकार बदल जाएगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बजाय समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी और जो मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे अखिलेश यादव। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती थी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच कर रखा था कि अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर बनवाया, राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, तो अयोध्या वासी उन्हें जीत दर्ज करवाएंगे वहां से। लेकिन क्या होता है, नतीजा ये रहता है कि फैजाबाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता है और वो बड़ा झटका इतना बड़ा है कि वो अभी तक भरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति छोड़नी होगी और यहाँ पर जो जनता के मुद्दे हैं उन पर काम करना होगा, उनके मुद्दों को सुलझाना होगा, उनके क्षेत्र में जाना होगा, उनके क्षेत्र में जाकर, उनके घर में जाकर ये जानना होगा कि आखिरकार उन्हें ज़रूरत क्या है, क्या चीज़ उन्हें चाहिए जिससे जनता को अपना जीवन व्यतीत करने में आसानी हो सके और सुगम तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। अब ऐसे में केवल धर्म की राजनीति करेंगे तो इससे जनता ज़्यादा समय तक तो प्रभावित नहीं होगी। अब इसीलिए ये कहा जा सकता है कि अगर जिस प्रकार से यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में ये जनता के बीच में संदेश भेजने का प्रयास किया कि यहाँ पर संविधान को खतरा है, संविधान को बदल दिया जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा बना। अब ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा पकड़ना होगा और यहाँ पर जनता के लिए जो लगातार हम देख रहे हैं कि पेपर लीक की खबरें सामने आ रही हैं, पेपर लीक के साथ साथ यहाँ पेपर चेकिंग होने के बाद गड़बड़ी सामने आ रही है। ये देखिए कि आप आज की ही खबर है कि यहाँ पर देखा गया कि यूपीएसएससी जे का जो एग्जाम होता है उसमें 50 बच्चों की जो पेपर शीट होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं, यहाँ पर कोडिंग गलत हो जाती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े एग्जाम में, इतनी बड़ी परीक्षाओं में ऐसी गड़बड़ी हो सकती है तो यहाँ जो युवा है उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या संदेश जा रहा है उनके पास कि भारतीय जनता पार्टी में बच्चों के, यहाँ पर कह सकते हैं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इन सभी मुद्दों पर काम करना होगा, जनता के बीच जाकर वो मुद्दे समझने होंगे और फिर विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर तैयारियां करनी होंगी। अब यहाँ पर उपचुनाव की अगर बात की जाए तो उपचुनाव ये कह सकते हैं कि ज़्यादा समय नहीं है उपचुनाव में, कुछ ही समय में उपचुनाव के लिए यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ये ही कहा जा सकता है मनीष कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना होगा, विचार करना होगा, उसके बाद ही वो एक बार फिर से उभर सकती है। नहीं तो यहाँ पर कब अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी ये भारतीय जनता पार्टी को पता भी नहीं चल पाएगा। जी,
तो यहाँ अखिलेश यादव जिस तरीके से मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं अपनी पार्टी के साथ, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर अब सोचने की ज़रूरत है, ताकि विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें अगर हासिल कर लेती है तो उनका कद थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर बात करें विधानसभा चुनाव 2027 की, तो उसको लेकर भी यहाँ पर बड़ी रणनीतियां बनानी होंगी, बड़े यहाँ पर खेल खेलने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के माध्यम से लोकसभा चुनाव के दौरान 4 से 5 सीटों की उम्मीद लेकर चल रहे थे, उसके बाद देखा गया जिस तरीके से पार्टी ने 37 सीटें हासिल की हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी, वही भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। और फैजाबाद जैसी बड़ी सीट जहां पे भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनवाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई और उसके बाद उसके आधार पर वोट मांगने की भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती नजर आई। और ऐसे में देखा गया और 400 पार का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेकर चली थी, वो 400 पार का मुद्दा भी उनका सफल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है उससे कहीं ना कहीं जनता नाखुश है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने के लिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सूबे में दोबारा वापसी होती हुई नजर आई लोकसभा में। अब देखना ये होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी दोबारा से बड़ी जीत हासिल करती है, या फिर जिस तरीके से यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ताल ठोकती हुई नजर आ रही है, क्या वो भी कुछ सीटें निकालने में कामयाब रहेंगे, क्या या वो भी बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहेंगे? सवाल तो कई है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अगर जिस तरीके से शालिनी अभी यहाँ पर पेपर लीक का मामला उठकर आ रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके राज में इस तरीके से पेपर लीक हो जाते हैं, यहाँ पर चीटिंग हो जाती है और यहाँ पर नकल हो जाती है, तो ऐसे में क्या कुछ लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर पेपर के मामले निकल कर आ रहे हैं और अगर पेपर स्थगित हो जाते हैं तो कितने छात्रों को यहाँ पर नुकसान होता है, उसकी फीस भी भरते हैं। तो ऐसे में तमाम यहाँ पर चीज़ें हैं जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर पेपर यहाँ पर लीक हो जाता है या इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो क्या कुछ लगता है, क्या उस जनता पर प्रभाव पड़ेगा, क्या उस छात्र वर्ग पर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी कहीं इस पेपर लीक के मामले में आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में फंसती हुई तो नजर नहीं आएगी? मनीष, देखिए यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव ही नहीं, यहाँ पर देखा गया कि जो बीते लोकसभा चुनाव हैं उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पुलिस का जो पेपर था वो लीक हुआ था, यहाँ पर खबर सामने आई थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार घिरती रही, वोटिंग के बीच भी खबरें सामने आई कि पेपर लीक हुए हैं। तो यहाँ पर अगर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहे या गड़बड़ियाँ होती रही यहाँ पर चेकिंग में, तो यहाँ पर ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एक मध्यम वर्ग की फैमिली है, परिवार है, वो किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर शिक्षा प्राप्त करनी है एक बच्चे को तो उसके लिए कितनी फीस देनी होती है, यहाँ लाखों में फीस जाती है। अब ऐसे में यहाँ ये कह दें कि पेपर लीक हो गया या ये कह दें कि पेपर हो तो गए लेकिन उसके बाद बंडल जो है वो आपस में मिल गए, कोडिंग गलत हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2022 में यहाँ पर एग्जाम हुआ था, उसके नतीजे आ चुके हैं। यहाँ पर जो बच्चे वो कहीं ना कहीं अपनी जो कह सकते हैं कि अपने कार्य पर पहुंच चुके हैं, कार्य करना शुरू कर चुके हैं अपना। उन बच्चों को अब ये बताया जाए कि यहाँ पर जो मामला है, जो रिजल्ट आपको दिया गया है वो सही नहीं है, गलत है, और उन बच्चों जो अब ये समझ लीजिए कि उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, वो काम कर रहे हैं, उन बच्चों को हटाकर दूसरे बच्चे आते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर? आप ये सोच सकते हैं कि जो विद्यार्थी है या जो युवा है वो कहीं ना कहीं परेशान होगा। और ऐसे में यही देखा गया कि बीते लोकसभा चुनाव में युवा वर्ग जो था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। अग्निवीर योजना की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा नाराज जो थे वो अग्निवीर योजना को लेकर चल रहे थे। अखिलेश यादव ने जमकर इस पर निशाना साधा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर योजना को सबसे पहले समाप्त करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये समझ लिया, ये चीज भाप ली कि यहाँ पर युवा इस योजना से खुश नहीं है, और ऐसे में अगर हम इस योजना को मुद्दा बनाकर चलते हैं लोकसभा चुनाव में तो हम जीत हासिल कर सकते हैं। और वो मुद्दा उनका कारगर साबित भी रहा, और देखा भी गया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को केवल 33 सीटें मिलती हैं, बल्कि वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो 37 सीटें जीत कर हासिल करती है समाजवादी पार्टी। तो अब जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उभरती हुई दिखाई दी है, ऐसे में जो विधानसभा चुनाव आने हैं इसमें भी यही कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सूझबूझ से काम करना पड़ेगा
और जो उनके अंदर अंदरूनी जो कलह मचा हुआ है, अंतर कलह मचा हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं शांत करना होगा, जिसके बाद ही वो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते दिखाई से दे सकते हैं। नहीं तो चुटकियां बजा के यहाँ पर उनके हाथ से सत्ता निकल जाएगी उत्तर प्रदेश की। जी, तो यहाँ पर सत्ता निकलने की यहाँ पर नौबत आने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अगर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कोई कठोर निर्णय नहीं लेते हैं, पार्टी को मजबूत स्थिति दोबारा से प्रदान नहीं करते हैं, और जिस तरीके से पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की है, तो उसको देखते हुए लोकसभा चुनाव तो लेकिन निकल गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव जल्दी आने वाले हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले उपचुनाव का माहौल बना हुआ है, तो उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करनी होगी। उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए तमाम वो रणनीतियां बनानी होंगी भारतीय जनता पार्टी को, जिससे कि यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दोबारा से वापसी करते हुए नजर आए, दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। नहीं तो अखिलेश यादव जिस तरीके की रणनीतियां लेकर चल रहे हैं, उसके माध्यम से ये समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव अपनी पार्टी को और भी ज्यादा बड़ा बनाने के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में बड़ी जीत अपनी पार्टी को दिलवा सकते हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का यूपी से यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंतर कलह मची हुई है, उसको देखते हुए समझा जा सकता है ये अंतर कलह इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर पार्टी बड़ी मीटिंग करती है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर बड़े निर्णय लेते हुए नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ पार्टी की स्थिति बदलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें उपचुनाव की, तो उपचुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर फिलहाल समाजवादी पार्टी ही मजबूती की स्थिति में दिख रही है। लेकिन आने वाले समय में अब देखना ये होगा क्या आजाद समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में से कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो तमाम इन सीटों पर बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब होगी, या फिर किस पार्टी का यहां से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आता है उपचुनाव को लेकर। और मायावती जिस तरीके से पहली बार उपचुनाव में उतरी, क्या वो भी सीटें हासिल कर पाएंगी या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले वक्त में पता लगेंगे। और देखना यह होगा क्या अखिलेश यादव की रणनीति रहती है, क्या अखिलेश यादव अपनी रणनीतियों से लोकसभा के चुनाव के बाद यहाँ पर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।